गुड आफ्टरनून बच्चों, वॉइस आ रहा है? गुड आफ्टरनून। हेलो। क्या हाल है सब? सब बच्चे आ गए? देखो बेटा, तो कल हमने टेक्सोनॉमी की बात की थी, हिस्ट्री ऑफ टेक्सोनॉमी की। तो चार पांच साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है। देखो भाई, हमारे फिफ्थ नंबर के साइंटिस्ट, जिनका नाम क्या है? A W इचलर। क्या है? A W इचलर। देखो भाई, A W इचलर ने अंकल ने क्या किया था? ही गेव इन्होंने ना फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। क्या दिया था? फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। क्योंकि अब तक फाइलोजेनी की बात किसी ने भी नहीं की थी अब तक। की थी क्या? किसी ने भी अब तक फाइलोजेनी की बात नहीं की थी, इन अंकल जी ने की थी सबसे पहली बार। ही गेव द फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। क्लियर है क्या? देखो, तो ये जो क्लासिफिकेशन था, ये लिटिल फाइलोजेनेटिक था। कैसा था? वेरी लिटिल फाइलोजेनेटिक। लिटिल फाइलोजेनेटिक। देखो, फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनी का मतलब मैंने बताया था, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कल की क्लास में। फाइलोजेनी का मतलब बताया था, इवोल्यूशन की बात की गई, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के जो प्लांट्स आज इतने बड़े बड़े हैं, तो वो डायरेक्टली अर्थ पे इतने बड़े आए या उनका इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ, धीरे धीरे, किस तरीके से इतने बड़े बड़े प्लांट्स बने। तो इवोल्यूशन की बात की गई ना, तो वो इवोल्यूशन हिस्ट्री क्या है? फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनी कहिए, फाइलोजेनेटिक कहिए, बात सबकी एक ही है। क्लियर? क्लियर है क्या? दो बेटा आगे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ना प्लांट किंगडम लिया, प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड कर दिया। कैसे? देखो, इस तरीके से इन्होंने प्लांट किंगडम लिया, उसको सब किंगडम में डिवाइड कर दिया। कौन से सब किंगडम बनाए सर इन्होंने? देखो, एक का नाम था क्रिप्टोगेमिया। और मुझे लगता है कि आपने ये नाम पहले कभी सुना होगा, क्रिप्टोगेमिया और फनेरोगेमिया। सुना है क्या? क्रिप्टोगेम्स, फेनेरोगेम्स, ऑब्वियसली सुना होगा। देखो, तो क्रिप्टोगेमिया का क्या मतलब होता है कि प्लांट्स विदाउट फ्लावर। प्लांट्स विदाउट फ्लावर। क्लियर? फेनेरोगेमिया का क्या मतलब होता है? प्लांट्स विद फ्लावर। फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, और विद फ्लावर। समझे? तो देखो, तो यानी कि क्रिप्टोगेमिया हम किसको कहते हैं सर? दोज प्लांट्स इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट विजिबल, दैट इज नॉट अरेंज्ड इन फ्लावर, नोन एज क्रिप्टोगेमिया। बोलो, सही बात बोला या नहीं मैंने? ऐसा ही कुछ पढ़ा है ना कि सर दोज प्लांट्स इन विच
reproductive, in which reproductive organs are not visible, that is not arranged in flower. Clear? Those plants in which reproductive organs are not visible, उसका मतलब क्या है? फ्लावर में रेंज नहीं है, मतलब फ्लावर नहीं है. Those plants in which reproductive organs are not visible called as cryptogam या cryptogams. अब यही उसके लिए क्या लिख सकते हो आप कि those plants in which reproductive organs are arranged in flower और flower like structure. क्यों भाई, बोल सकते हो कि नहीं? तो पूरी चीज फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख सकते हो कि reproductive organs are arranged in flower or flower like structure. Clear? Reproductive organs are arranged in flower or flower like structure. तो देखो बेटा, आपने ये पढ़ा होगा कि इसकी कितनी क्लासेस दी गई, कितने डिवीजन है इसके, ये बताओ कितने डिवीजन दिए गए क्रिप्टोगेम्स के? 3 डिवीजन. 3 डिवीजन हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैलोफाइटा नाम सुना है आपने पहले कभी? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा. सुना है ना? तो ये तीनों किसके अंदर आते हैं? क्रिप्टोगेमिया के अंदर आते हैं. फिर उसके बाद फिनेरोगेम्स में भी दो डिवीजन दिए गए. यहाँ पे भी 2 डिवीजन हुए. कौन कौन से? देखो, जिम्नोस्पर्म नाम सुना होगा पहले, और एंजियोस्पर्म सुना है कि नहीं, बोलो. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म नाम सुना है ना? कि भाई जिम्नोस्पर्म में तो फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंजियोस्पर्म में रियल फ्लावर होता है. इज इट क्लियर? इसको कॉपी करो, चलो फटाफट कॉपी करो. हो गया क्या? कॉपीड हो गया. 2 डिविजन्स एक्सप्लेन अगेन बेटा. 2 डिविजन्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म मीन्स फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर ना, नेकेड सीड देखा गया था ना यहाँ पे. तो रियल फ्लावर किसमें था? एंजियोस्पर्म में था. आगे चलें.
देखो बेटा, तो इचलर ने क्या किया, जो हमारे अंकल जी थे, इचलर साहब, इचलर अंकल, उन्होंने क्लासिफाई कर दिया ना प्लांट किंगडम को कितने ग्रुप्स में, कितने डिवीजन दिए, 5 डिवीजन। क्लासिफाइड प्लांट किंगडम इनटू 5 डिवीजन। क्लियर, 5 डिवीजन दे दिए। और उन्होंने सबसे अच्छी बात और क्या कही, उन्होंने उन्होंने ना इनको अरेंज भी कर दिया, अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में उन्होंने इसको अरेंज भी कर दिया। इवोल्यूशन मतलब फाइलोजेनी, जैसे कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्लियर, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यही तो हम लोग पढ़ते हैं आज कि भाई 8th 9th 10th में आपने पढ़ा होगा प्लांट किंगडम। तो पहले थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। ऐसे ही तो पढ़ाया गया है ना कि भाई, इसी फाइलोजेनी को हम लोग पढ़ते हैं कि नहीं, एज इट इज, कि पहले तुमको एंजियोस्पर्म पढ़ा देते हैं, फिर ब्रायोफाइट पढ़ा देते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म पढ़ा देते हैं, लास्ट में एल्गी पढ़ाते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसी कोई बुक नहीं लिखी गई होगी जिसमें ऐसा होगा। सीक्वेंस फॉलो होगा। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने सीक्वेंस दे दिया था इवोल्यूशन का, समझे? मैंने लिखा है यहाँ पे देखो, फाइलोजेनी, इन्होंने इवोल्यूशन का ऑर्डर बता दिया था कि देखो किस तरीके से आया है। फॉर एग्जाम्पल थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्लियर है क्या? अब सुनो बेटा, आगे आगे मैं बात करूंगा आपसे नेक्स्ट साइंटिस्ट की, हमारे जिनका नाम है ओसवाल्ड टिप्पो। ओसवाल्ड टिप्पो। देखो बेटा, ओसवाल्ड टिप्पो, इन्होंने ना बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन दिया था। proposed proposed the biggest phylogenetic classification। proposed the biggest phylogenetic classification किसका दिया था? प्लांट किंगडम का दिया था, ऑफ प्लांट किंगडम। तो देखो मैंने क्या बोला, पीछे वाले अंकल ने, इचलर ने छोटा वाला दिया था। कैसा दिया था? छोटा वाला दिया था। इन्होंने कैसा दिया? इन्होंने बिगेस्ट दिया। एक्सेप्टेबल है आज की तारीख में, हम लोग इसी को तो पढ़ते हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया, कंप्लीट क्लासिफिकेशन कर दिया था। कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का पूरा बेटा कंप्लीट क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। मैं इसका चार्ट बताऊंगा आपको कि किस तरीके से दिया। और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल है, बुक्स वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं इसको, मोस्ट एक्सेप्टेबल है। मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है फॉर बुक्स एंड स्टडी। क्लियर है क्या बच्चों? कॉपी करो इसे, आगे बताता हूं मैं कि इन्होंने किस तरीके से दिया था। सब लोग कॉपी करो इसे।
देखो बेटा, इन्होंने क्या किया। बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्या? स्क्रीनशॉट ले लो, और बाकी मैं इसके नोट्स डाल दूंगा आपके ग्रुप पे, तो थोड़ा सा हम लोगों को टाइम ज़्यादा मिल जाएगा पढ़ने के लिए टॉपिक के बीच में, इफ इज इट पॉसिबल। मैंने कल के नोट्स नहीं डाल पाया हूँ ना, मैं भूल गया था, याद नहीं रहा था, मेरी नेक्स्ट क्लास थी। मैं आज उसके नोट्स डाल दूंगा, ठीक है। देखो बेटा, इन्होंने क्या किया था। इन्होंने ना बेटा प्लांट किंगडम लिया। प्लांट किंगडम को ना इन्होंने सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से? किसके बेसिस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो। किसके बेसिस पे? एम्ब्रियो के बेसिस पे। इसके इन्होंने सब किंगडम दे दिए, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले दे दिया क्या? थैलोफाइटा। आपने एल्गी पढ़ा होगा, वहां पे एम्ब्रियो नहीं बनता है, जायगोट के बाद तुरंत मेयोसिस होता है ना। तो थैलोफाइटा के अंदर एम्ब्रियो एब्सेंट होता है, ठीक है। और दूसरा ग्रुप इन्होंने क्या दे दिया? एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा मतलब एम्ब्रियो प्रेजेंट। क्लियर है क्या बच्चों? अब सुनो, अब इन्होंने क्या किया, एम्ब्रियोफाइटो को ना फिर से इन्होंने डिवाइड कर दिया। एम्ब्रियोफाइटा को इन्होंने फिर से डिवाइड कर दिया। किसके बेसिस पे किया इस बार? किसके बेसिस पे किया? ऑन द बेसिस ऑफ वस्कुलर टिश्यू। कोई मुझे बताएगा सर, वस्कुलर टिश्यू किसको कहते हैं? कोई भी बच्चा वस्कुलर टिश्यू का मतलब बताएगा? तो यहाँ पे उन्होंने डिवीजन दे दिए। एट्राकिएटा। एट्राकिएटा मतलब ब्रायोफाइटा आया इसमें। कौन आया? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा कैसा? एक नॉन वेस्कुलर टिश्यू है, इसके पास जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं। समझे क्या? नॉन वेस्कुलर टिश्यू। वहीं यहां पे बात करें तो क्या है? ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा जिसका मतलब क्या है? वेस्कुलर प्लांट। समझते हो ना? वेस्कुलर प्लांट का मतलब था जाइलम फ्लोएम है, जल ही तो जीवन है। फ्लोएम मतलब फूड। तो इस तरीके से इन्होंने प्लांट किंगडम को डिवाइड कर दिया था। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट सुनो बेटा। नेक्स्ट एक अंकल जी थे हमारे,
जिनका नाम था कार्ल मेंज, ये लास्ट है यहाँ पे अब, कार्ल मेंज। इनका ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। अ, इनसे रिलेटेड केवल एक चीज याद रखो, इन्होंने ना सीरोलॉजी के बारे में बात की थी। किसके बारे में? सीरोलॉजी के बारे में। ही शोड द इम्पोर्टेंस ऑफ सीरोलॉजी। सीरोलॉजी मतलब ब्लड में हमारे सीरम होता है ना, ब्लड में हमारे सीरम होता है ना, उसकी इन्होंने बात की थी। ब्लड में हमारे सीरम होता है, प्रोटीन्स होते हैं बहुत सारे, होते हैं कि नहीं? तो उसकी इन्होंने बात की थी कि भाई यहाँ पे आप देखेंगे ना बहुत सारे एनिमल्स को, तो उनके बीच में ना बहुत सारी सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी देखने को मिलती है। समझे? तो उन्होंने सीरोलॉजी को लेके उसका इंपॉर्टेंस बताया था टेक्सोनोमी के अंदर। क्लियर? तो ये हमारे आखिरी साइंटिस्ट थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन टॉपिक की बात करेंगे, कि अब ये जो इतने सारे किंगडम दिए गए, जिसका नाम क्या है चैप्टर का? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। समझे क्या? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब लिविंग्स का क्लासिफिकेशन। कौन कौन से किंगडम दिए गए, किस साइंटिस्ट ने दिए, क्या हुआ, उन सब की यहाँ पे एक एक करके बात करेंगे। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? चलो देखें। तो बेटा आप में से जितने भी नए बच्चे आए हैं, क्या वो सब ग्रुप में ऐड है ना? जो भी आपके रेस्पेक्टेड ग्रुप हैं, रेस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं आपके, जैसे बायोलॉजी का है, क्या उसमें आप ऐड हैं? नहीं है तो मैसेज करना, लिंक ले लेना, ऐड हो जाना सब। ठीक है? देखो बेटा, नेक्स्ट। तो अब हेडिंग डालो किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को ना हम लोग किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। देखो, किंगडम ऑफ क्लासिफ, और उससे भी पहले एक चीज और, मैंने तुमको ये सिखा दिया गया, ये बताओ, नेचुरल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन लिखाया है क्या? नेचुरल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल तो पढ़ा दिया था। नेचुरल क्लासिफिकेशन के बारे में मैंने कोई बात की है क्या? नहीं की है? ओके। चलो तो पहले ये हेडिंग मत डालो, नेचुरल क्लासिफिकेशन में सिखा देता हूँ आपको कि उसका क्या मतलब होता है ना? तो कोई डाउट नहीं रहेगा। देखो, नेचुरल क्लासिफिकेशन। देखो बेटा, लिखो नेचुरल क्लासिफिकेशन। बेंथम एंड हुकर के टाइम पे देखा था ना ये, नेचुरल क्लासिफिकेशन। देखो, नेचुरल क्लासिफिकेशन, देखो होता क्या है ये, इसमें ना प्लांट्स को क्लासिफाइड किया जाता है जितने भी उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स होते हैं ना, उन सब के बेसिस पे। समझ रहे हो क्या?
इस टाइप में क्या होगा क्लासिफिकेशन के में, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन plants are classified plants are classified on the basis of their complete morphological characters of stem, root, leaves, flowers, एटसेट्रा। समझे क्या? यहाँ पे मतलब ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन जो होता है, इसमें जितनी भी मॉर्फोलॉजी की बात की जा सकती है ना, हम लोग करते हैं। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस देखो भाई, इंपॉर्टेंस देखो, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इट इज बिलीव्ड टू बी द बेस्ट क्लासिफिकेशन। इट इज बिलीव्ड, इट इज बिलीव्ड टू बी द बेस्ट क्लासिफिकेशन ओके, बिकॉज ये क्या शो करेगा? इट रिप्रेजेंट्स, because it represents the natural similarity and dissimilarities of plants। तो बेटा इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि ये ऐसा माना जाता है कि ये सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन है, क्योंकि ये नेचुरल सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी पे बेस्ड होता है, उनको शो करता है। और साथ में ही क्या है इसका मतलब कि इट रिप्रेजेंट्स द इंटर रिलेशनशिप अमंग प्लांट्स। क्या मतलब है इसका? सर ये रिप्रेजेंट करता है द इंटर रिलेशनशिप इंटर रिलेशनशिप अमंग प्लांट्स। ये भी दो टाइप का है। यहां तक कोई डाउट नेचुरल क्लासिफिकेशन में? इन दिस टाइप प्लांट्स जो है यहाँ पे कैसे क्लासिफाइड होगा? जितनी भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको देखा जाएगा, उनके बेसिस पे इसको क्लासिफाई किया जाएगा। और ऐसा माना जाता है कि भाई ये बेस्ट क्लासिफिकेशन है, क्योंकि नेचुरल सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी जो है उनके बेसिस पे इसको क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है प्लांट्स को। ठीक है, जिसकी वजह से इंटर रिलेशनशिप पता चल जाएगा। हेलो बच्चे, क्लास में हो या भाग गए बच्चों? ये लिखा क्या? ये लिखा देखो। अब इस टाइप के क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि यहाँ पे ना सर प्लांट जो बिलोंग करेगा वो वो सेम ग्रुप को बिलोंग करेगा जिसमें मैनी सिमिलरिटीज हैं। करेगा कि नहीं करेगा? जैसे कि आप लोग अभी बैठे हैं 11th क्लास के हैं और सबके सब बायो पढ़ रहे हैं। क्या आप में कोई ऐसा है जो 80 ईयर्स का है और बैठ के वो पहले से ही इंजीनियरिंग कर चुके हैं, एमबीबीएस कर चुके हैं और यहाँ बैठ के क्लास ले रहे हैं? नहीं है ना। मतलब आप लोग जो हैं सब में मैनी सिमिलरिटीज हैं, एक ग्रुप है पूरा का पूरा जो शो कर रहा है मैनी सिमिलरिटीज। इज इट क्लियर? तो इन दिस क्लासिफिकेशन
रुको, in this classification the plants belong to the same group, बेटा सेम ग्रुप को बिलोंग करेगा, shows many similarities, तो शो करेगा। पढ़ा था सर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, पढ़ा था क्या? while in artificial classification the plants belong to the same group, तो भाई और क्या शो करता है बताओ? आर्टिफिशियल पढ़ा था ना, क्या शो करता है सर? वन और टू सिमिलर कैरेक्टर ही केवल शो करता है, बोलो। है ना, यानी कि सर दे हैव मैनी, दे हैव मैनी they have many dissimilarities, कि भाई सिमिलरिटी है कि नहीं, क्योंकि केवल एक या दो कैरेक्टर की बात करें जो कि सिमिलर है, बाकी तो किसी की बात की ही नहीं जा रही है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? तो नेचुरल क्लासिफिकेशन भी बेटा दो टाइप का है। कितने टाइप का है? दो टाइप का है। बेटा ओनली के बाद क्या लिखा है बेटा? ओनली कॉमा, ये कॉमा है, वन और टू सिमिलर कैरेक्टर्स, फुल स्टॉप, दे हैव मेनी डिसिमिलरिटीज, एंड नेचुरल क्लासिफिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप का है, इसकी बात करेंगे आगे। कॉपी हो गया, आगे चलें क्या? इज इट कॉपी? जैसे फर्स्ट वन, कौन कौन से दो टाइप है सर? देयर आर टू टाइप्स। पहले की बात करता हूं, नेचुरल फॉर्मल। पहला टाइप कौन सा है? नेचुरल फॉर्मल। दो, व्हाट इज द मीन ऑफ नेचुरल फॉर्मल? कि सर इन दिस क्लासिफिकेशन, वो तुम डाल लेना हेडिंग, इन दिस क्लासिफिकेशन द फाइलोजेनी of plant is not considered, phylogeny of plant is not considered। मतलब क्या है इसमें? only the morphology, only the morphology of plant is considered। क्लियर? और दूसरा कौन सा बोलते हैं हम? नेचुरल फाइलोजेनेटिक, नेचुरल फाइलोजेनेटिक। नेचुरल फाइलोजेनेटिक, देखो इसमें क्या मतलब होता है कि यहाँ पे ना बेटा कि बोथ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी भी होगा बच्चों, मॉर्फोलॉजी एंड फाइलोजेनी,
फाइलोजेनी आर कंसीडर्ड, इन दोनों को ही कंसीडर्ड किया जाएगा, मॉर्फोलॉजी को भी और फाइलोजेनी को भी कंसीडर्ड किया जाएगा। ठीक है। तो जो प्लांट्स जो अरेंज किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन अरेंज किए गए हैं ना फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन में, क्या भाई, इन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन द प्लांट्स on the basis of their evolution। याद आ रहा है, अभी अभी पढ़ाया था मैंने, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट एडवांस प्लांट्स। क्लियर है क्या? प्लांट्स के बाद सर कहाँ लिखा है, प्लांट्स कहाँ है? प्लांट्स आर अरेंज्ड on the basis of their evolution। Plants are arranged on the basis of their evolution। Is it clear? लास्ट सेकंड लाइन, हाँ बेटा वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको। द प्लांट आर अरेंज्ड on the basis of their evolution। इवोल्यूशन के बेसिस पे कैसे करेंगे बेटा, मैंने बताया ना इसके इवोल्यूशन के बेसिस पे कैसे नहीं करेंगे, तुम मुझे ये बताओ कि नहीं करेंगे क्यों भाई? इवोल्यूशन के, एक बात बताओ आज इनके, क्या तुम्हारी जो बॉडी है क्या इस अर्थ पे एज इट इज तुम ऐसे ही आ गए थे क्या? क्या आपकी जो बॉडी है क्या एज इट इज इतनी बड़ी ही बन गई थी क्या इस अर्थ पे? ऑटोमेटिक बनी थी क्या? नहीं बनी थी ना। तो प्लांट्स जो हैं, बड़े बड़े प्लांट्स देखने को मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? तो क्या वो बड़े बड़े प्लांट अचानक से आ गए थे क्या? वो बड़ा प्लांट कितना कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स चीजें जो बनती हैं क्या तुरंत बन जाती हैं? तो उसके लिए पहले क्या रहा होगा? पहले सिंपल चीजें आई होंगी, सिंपल कॉम्प्लेक्सिटी वाली। फिर धीरे 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 जो प्लांट की बॉडी है वो और कॉम्प्लेक्स होती चली गई, इसीलिए तो एल्गी जो है वो कहाँ मिलती है? पानी में मिलती है ना। समझे कि नहीं समझे? अच्छा चलो एक बात बताओ, सब छोड़ो ये सब। मोबाइल चलाते हो? मोबाइल चलाते हो क्या? स्मार्टफोन वाला, बड़ी बड़ी स्क्रीन वाला फोन चलाते हो क्या? बोलो, भाग गए क्या क्लास में से? आ जाएंगे क्या? क्लास में हो क्या? हेलो। हाँ तो मोबाइल चलाते हो ना? तो मोबाइल चलाते हो तो एक बात बताओ, ये जो इस बड़ी बड़ी स्क्रीन वाला मोबाइल आया है क्या ये डायरेक्ट आ गया था क्या? इससे पहले कोई और मोबाइल नहीं आया था, कोई और टेक्नोलॉजी थी क्या? इसके कुछ एंशियंट लोग हैं, दादा दादी जी हैं कि भाई, क्या ये इतना बड़ा जो आज स्मार्टफोन है, क्या इससे पहले कुछ था टेक्नोलॉजी? क्या ये डायरेक्ट इतना बड़ा बना दिया ह्यूमन ने? है क्या? जानते हो टेलीफोन नाम की चीज थी सर, उसकी इतनी बड़ी एक डोरी रहती थी, एक केबल रहती थी ऐसे राउंड राउंड वाली हेलिकल, वो एक घर में एक जगह रखा रहता था, ट्रिन ट्रिन करके आवाज होती थी, हम उसको उठाने जाते थे, जाते थे ना? बोलो। तो पहले उस टेलीफोन से बात होती थी ना,
धीरे धीरे सर नोकिया आया, और भी कई कंपनीज आए सर, उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट छोटे छोटे मोबाइल फोन निकाले। उसकी सर इतनी छोटी छोटी स्क्रीन हुआ करती थी। धीरे धीरे सर और इवोल्यूशन हुआ, तो आज इतना बड़ा फोन है कि आप पूछिए मत। तो समझे क्या? तो मोबाइल फोन का अगर इवोल्यूशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? तो किसी भी चीज का जब क्लासिफिकेशन करोगे, अगर टेक्नोलॉजी का ही क्लासिफिकेशन करने के लिए मैं तुम्हें बोल दूं तो कैसे करोगे? डायरेक्टली लिख दोगे क्या सबसे बड़ा पहला मोबाइल यही आया था जो मैं चला रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो सिर्फ अब इसको ही देखा है। समझ गए क्या? जिसके मन में कोई भी डाउट था। एवरीवन क्लियर? चलो बेटा आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे मैं पढ़ाता हूँ तुम लोगों को किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो भाई, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, अब देखो बेटा क्या था ना कि जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही दूसरा नाम हम लोग बोल सकते हैं किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो जो हम हिस्ट्री ऑफ टैक्सोनॉमी भी पढ़ रहे हैं उसका बहुत सारा पार्ट क्या है, वो चैप्टर नंबर 2 को ही बिलोंग करता है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले क्या था, एक एक करके किंगडम दिए गए। देखो क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग की गई, क्लासिफिकेशन। तो एक बात और, जब भी कोई काम करने जाते हो क्या पहली बार में सक्सेसफुल हो जाते हैं? क्या पहली बार में सब कुछ करेक्ट होता है क्या? नहीं ना। जब आप लोग ने बचपन में पहली बार अपने पैरों पे खड़े हुए होंगे, चलना सीखा होगा, तो क्या तभी दौड़ लगा दी थी क्या? तभी मिल्खा सिंह बन गए थे क्या? नहीं ना। तो उठे होंगे तो गिरे भी होंगे। हुआ था कि नहीं स्टार्टिंग में? लेकिन सर धीरे धीरे हमने प्रैक्टिस की और हम बिल्कुल अच्छे तरीके से चलने लग गए। बोलो, था कि नहीं आता? बिल्कुल एज इट इज इसी कंसेप्ट पे किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन था कि भाई जो साइंटिस्ट थे उन्होंने शुरुआत की थी क्लासिफिकेशन की। इससे पहले तो किसी ने की ही नहीं, कोई जानता ही नहीं था कि क्या होता है क्लासिफिकेशन। तो साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन की शुरुआत की थी यहाँ पे। समझे कि नहीं? क्लियर? देखो क्या क्या शुरुआत की गई, क्या क्या आया, क्या मिला, इसकी हम लोग बात करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा टू किंगडम की। टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ये दिया था, याद हो मैंने कल बताया था तुमको, याद आ रहा है किसी को? लीनियस अंकल ने दिया था। फेवरेट साइंटिस्ट कौन से हैं? किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। किसके बेसिस पे दिया था? ये शायद मैंने नहीं बताया था, अब इसकी मैं बात करता हूं। ये इन्होंने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, कि सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखो ये ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल दिया गया था। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, उनको तो इन्होंने बोल दिया, क्या बोल दिया? किंगडम प्लांटे। क्या नाम दे दिया? किंगडम प्लांटे। और वो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी, उन सबको एक जगह डाल दिया और उसको नाम दे दिया क्या? किंगडम एनिमिलिया। समझे क्या? किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमिलिया, इन्होंने दो किंगडम दे डाले, बोले कि ये लो भाई, सेल वॉल प्रेजेंट है उन सबको किंगडम प्लांटे बोला, क्योंकि प्लांट्स में होती है सेल वॉल। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर सेल वॉल होती है ना, उनको भी उन सब इन्होंने सेल वॉल में डाल दिया, प्लांटे में। और एब्सेंट वालों को एनिमल में डाल दिया, क्योंकि एनिमल सेल में होती नहीं है। और ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिसमें नहीं होती है। इज इट क्लियर? तो देखो जैसे ही इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया कैरोलस लीनियस ने, तो हुआ क्या? लोगों ने इनके टी एरियर्स निकाल दिए।
ड्रॉबैक्स निकाल दिए कि भैया आपका जो ये क्लासिफिकेशन है ना, इसकी कमियां सुनिए आप, अच्छाइयां तो हम बाद में बताएंगे, पहले आप इसकी कमियां सुनिए कि कमियां कितनी है ना। ड्रॉबैक्स देखो भाई, ध्यान से सुनो। ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन देखो। अब ड्रॉबैक क्या है, क्या क्या कमियां हैं। जब भी आप कोई काम करने जाते हैं, वो आप जितना भी अचीव करते हैं तो आप उसमें ये देखते हैं ना कि हमने कितना अचीव किया और हमारी कमियां क्या क्या हैं, और हमें फिर ठीक क्या करना है। बोलो, होता है कि नहीं ऐसा? तो एज इट इज इनके भी ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे देखो बेटा, इन्होंने ना ना तो यूनिसेलुलर की बात की, ना ही मल्टी सेलुलर की बात की। समझे क्या? भाई ऑर्गेनिजम्स तो यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, लेकिन इन्होंने इनको बात ही नहीं की। तो ये सबसे पहला एक ड्रॉबैक देखने को मिला। ये एक ड्रॉबैक था, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वाला, कि इनको इन्होंने सोचा ही नहीं। यानी यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर सब एक जगह डाल दिए, सब एक जगह प्लेस कर दिए। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स प्लेस्ड टुगेदर, एक साथ डाल दिए। तो ये ड्रॉबैक था सबसे पहला, कि भाई एक ये ड्रॉबैक है। दूसरा देखो, दूसरा क्या था, मतलब और ड्रॉबैक्स क्या थे। आपने दो टाइप के ऑर्गेनिज्म सुने होंगे बच्चों, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। सुना है क्या? ये बताओ, सुना है क्या? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो बेटा इन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स को सेम ग्रुप में डाल दिया। किस में डाल दिया? सेम ग्रुप में डाल दिया। समझे क्या? प्रोकैरियोट यूकैरियोट को एक साथ डाल दिया। ये कमियां, दो कमियां सुन ली हमने। तीसरी सुनो। तीसरी क्या थी, कि इन्होंने ना ये नहीं बताया कि भाई न्यूट्रिशन के बेसिस पे इन्होंने कोई बात नहीं की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे बात नहीं की। भाई फोटोसिंथेसिस करता है कोई आदमी? तुम में से कोई ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस करता हो? ऑटोट्रॉफिक है तुम में से कोई? किसी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक है क्या, जितने भी बैठे हैं क्लास में? नहीं होगा। किसका होता है? केवल प्लांट्स का। मतलब और भी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स को तो होता है ना। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की भी बात ढंग से नहीं की गई। समझे कि नहीं? अब कहोगे सर कैसे? देखो भाई, फंगस का नाम सुना है क्या? फंगस का नाम सुना है क्या? फंगस कैसा है? हिट्रोट्रॉफिक। लेकिन सेल वॉल होती है सर उसके पास, तो किंगडम प्लांटे में डाल दिया। और प्लांट्स तो फोर ऑटोट्रॉफिक होते हैं। समझे कि नहीं समझे? तो गड़बड़ हुई कि नहीं वहां पे? बोलो। अब सुनो, एक ऑर्गेनिज्म है युगलीना। सुना है क्या आपने? युगलीना। युगलीना एक प्रोटिस्ट है, एक प्रोटिस्टा है युगलीना। तो युगलीना की पोजीशन भी फिक्स्ड नहीं थी। समझे? युगलीना की पोजीशन भी फिक्स नहीं थी। युगलीना को तो इन्होंने कहीं फिक्स्ड ही नहीं किया। अब कहोगे सर क्यों, ऐसा क्या हो गया इसमें? अब सुनो, युगलीना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा प्रोटिस्ट है जो फोटोसिंथेसिस भी करता है और हिटोट्रॉफ भी है। समझे? ये दो टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। एक तो फोटोसिंथेसिस, और दूसरा नॉन फोटोसिंथेसिस, मतलब हिट्रोट्रॉफ। समझे क्या? तो इसकी भी पोजीशन बेटा इन्होंने नहीं बताई कि युगलीना कहाँ जाएगा। समझे? तो ड्रॉबैक निकल के आ गए। ये बताओ ड्रॉबैक में कोई परेशानी? किसी भी बच्चे को टू किंगडम क्लासिफिकेशन में जो मैंने भी बोला, उस ड्रॉबैक में कोई परेशानी, वो समझ में आया कि सारा कमियां क्या क्या थी इनकी, कैरोलस लीनियस की? याद है मैंने कल तुमको बोला था, मैं कैरोलस लीनियस आप थे तो बहुत जबरदस्त आदमी उस वक्त में, इतना काम इन्होंने किया था।
लेकिन जब इन्होंने टू किंगडम दिया तो उसमें उन्होंने इतनी सारी चीजों को छोड़ दिया, नहीं तो आज इन्हीं का ही क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते, है कि नहीं। और फोर्थ पॉइंट में लिखा युगलीना। युगलीना बेटा एक प्रोटिस्ट है, एक प्रोटिस्टा है, एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दो चीजें शो करता है न्यूट्रिशन की, फोटोसिंथेसिस और नॉन फोटोसिंथेसिस। समझे कि जब लाइट होगी, सनलाइट होगी, तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा, और अगर सनलाइट नहीं है तो अपने आस पड़ोस में जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उसको खा जाएगा। समझे क्या। यूनिसेलुलर होता है यूग्लिना, मैं पढ़ाऊंगा आगे किंगडम प्रोटिस्टा में। इज इट क्लियर। बोलो यहां तक किसी के मन में कोई भी शंका है, कोई भी परेशानी है। नहीं। क्या हुआ बेटा गौरी, मल्टी सेलुलर। बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं ना। क्या पूछ रहे हो आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा बेटा गौरी। मल्टी सेलुलर क्या, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, वो पढ़ेंगे आगे, टेंशन मत लो। आगे भी बहुत सारे किंगडम पढ़ाऊंगा मैं, अभी तो टू किंगडम पढ़ाया है, इसके बाद थ्री किंगडम, फोर किंगडम, फाइव किंगडम, सिक्स किंगडम। क्लियर है यहां तक। ये नोट कर लिया क्या सभी ने, क्या सभी ने नोट कर लिया। ओके बेटा 5 मिनट का ब्रेक है।
हेलो, वापस आ जाओ बेटा। हेलो हेलो, वॉइस आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, बच्चों वॉइस आ रहा है? वापस आ जाओ सब। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करने वाले हैं? टू किंगडम हमने देख लिया था ना, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री किंगडम। देखो बेटा, थ्री किंगडम में क्या हुआ कि एक अंकल जी आए। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम में एक अंकल जी आए जिनका नाम था हैकल, अर्न्स्ट हैकल। हैकल अंकल अंकल बोले, हैकल अंकल ने क्या बोला कि भाई आपने ना दो ग्रुप बनाए हैं, प्लांटे और एनीमिलिया। तो आपकी ये जो परेशानी है यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर वाली, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। क्या बोले ये कि जैसे कि आपने दो ग्रुप बनाए हैं, प्लांटे और एनीमिलिया, तो आपकी एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता हूं जिसका नाम क्या है, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर वाली। तो उन्होंने एक किंगडम दे दिया जिसका नाम क्या था, प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा। क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, ये इन्होंने बोला। क्लियर? लेकिन फिर भी बात तो नहीं बनी क्योंकि ड्रॉबैक्स तो फिर भी रह गए। फिर आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट कौन सा आया? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें ये किसने दिया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन? फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था हमारे एक अंकल जी थे, कॉपलैंड अंकल। कॉपलैंड अंकल थे हमारे, जिन्होंने दिया था। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई आपकी जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट वाली जो कहानी है ना, वो जो ड्रॉबैक है उसको मैं दूर कर देता हूं। जैसे मुनेरा, उन्होंने किंगडम दे दिया कौन सा, मुनेरा। और प्रोटिस्टा तो था ही हमारे पास पहले से, एनिमिलिया था ही, और प्लांटे भी था। समझे क्या? तो ये तीनों कैसे थे, यूकैरियोटिक। कैसे ऑर्गेनिज्म थे, यूकैरियोट। और मुनेरा कैसा था, प्रोकैरियोट। समझे क्या? लेकिन परेशानी अभी भी दूर हुई क्या? सब कुछ अभी भी दूर हुआ क्या? नहीं हुआ ना। टेंशन तो अभी भी थी ना, ड्रॉबैक्स तो अभी भी थे। लेकिन हाँ, धीरे धीरे सॉल्व हो रहे थे, चीजें थोड़ी थोड़ी सॉल्व हो रही थी धीरे धीरे। समझे क्या? हेलो बच्चों, क्लास में हो क्या? हम्म, सुना? थ्री किंगडम फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, सुना क्या? थ्री किंगडम फोर किंगडम क्लासिफिकेशन सुना क्या? है ना? लेकिन परेशानी तो अब भी दूर नहीं हुई। फिर इसके बाद क्या था, हमारे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, जिन नाम तो बाद में जानेंगे, उन्होंने दिया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर कौन सा दिया गया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। उसको देने वाले जो अंकल थे उनका नाम था आर एच विटेकर, आर एच विटेकर। आर एच विटेकर अंकल जो थे वो 1969 में आए। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे पास क्या परेशानी है, क्लासिफिकेशन को लेके तुम लोगों को क्या क्या दिक्कतें हैं ये बताओ, और जो भी तुम्हारी परेशानियां हैं वो दिक्कतें हैं वो सब मुझे दे दो, मैं टोटली सॉल्व कर दूंगा। तुम सब अपने अपने ड्रॉबैक बता दो कि ये ड्रॉबैक है, ये ड्रॉबैक है, मैं सबको सॉल्व कर दूंगा। होता है ना कभी कभी, जैसे एक पीपल, एक पूरी एक कम्युनिटी है या फिर एक पॉपुलेशन है पर्टिकुलर कहीं की,
तो उससे पूछते हैं ना कि भाई बताओ तो सही, नाराजगी क्या है, तुम लोगों को परेशानी क्या है, अपनी परेशानी तो रखो एक एक करके, बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा सबको। तो बिल्कुल यही काम आर एच विटेकर अंकल ने किया, सारी चीजें पूछ ली, ठीक है। और क्या किया उन्होंने, क्लासिफिकेशन दे दिया। तो क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया ना, तो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने क्या क्या दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में, किंगडम मुनेरा, किंगडम मुनेरा। किंगडम मुनेरा कौन से थे, दुनिया के जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, ऑल प्रोकैरियोट्स, वो सब किस में डाल दिए गए, किंगडम मुनेरा में। फिर दिया गया किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा दिया गया। किंगडम फंगाई इन्होंने दे दिया, फंगस के लिए एक अलग से किंगडम दे दिया। किंगडम प्लांटे इन्होंने दे दिया, और किंगडम एनिमिलिया दे दिया। समझे क्या, किंगडम प्रोटिस्टा में इन्होंने इस दुनिया के जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो सब डाल दिए गए। युगलिना की पोजीशन भी फिक्स्ड हो गई। फंगस में क्या किया गया, मल्टी सेलुलर हिट्रोट्रॉफ जो थे वो फंगस में आ गए। समझे क्या, मल्टी सेलुलर हिट्रोट्रॉफ जो थे वो सब इसके अंदर आ गए, फंगस के अंदर। क्लियर है। इसको किंगडम माइकोटा हम लोग बोलते हैं, किस नाम से और जानते हैं, किंगडम माइकोटा के नाम से। किंगडम प्लांटे, इसके अंदर कौन आया, सारे प्लांट्स आ गए, ऑल प्लांट्स, जितने भी इस दुनिया में प्लांट्स थे, एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म, जितने भी प्लांट्स थे वो सब आ गए इसके अंदर। एनिमिलिया के अंदर कौन आया सर, जितने भी मल्टी सेलुलर और एनिमल्स थे, जितने भी एनिमल्स थे वो सब इसके अंदर आ गए। समझे क्या, ऑल एनिमल्स। अब आप कहेंगे कि सर वायरस है, विरोइड है, लाइकन्स है, वायरस को कौन से क्लासिफिकेशन में दिया गया, वायरस को, लाइकन्स को, विरोइड्स को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मेंशन नहीं किया गया है, यानी इसके लिए कोई किंगडम नहीं बनाया गया है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर एच विटेकर ने दिया, 1969 में दिया। उन्होंने जितनी परेशानी थी किंगडम को लेके, क्लासिफिकेशन को लेके, उन्होंने सारी सॉल्व कर दी। क्लियर, इसमें कोई परेशानी किसी को। तो अब हम आज की डेट में जो क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं आर एच विटेकर का, जब तक कोई नया साइंटिस्ट आके इनके इस क्लासिफिकेशन में कोई ड्रॉबैक ना निकाले। इज इट क्लियर। हो सकता है आप में से कोई जाके बड़ा टैक्सोनॉमिस्ट बनेगा और वो कुछ कमियां निकाले, ड्रॉबैक निकाले इसमें से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो मैं फिर आज से 10-20 साल बाद जब क्लास लूंगा तब मैं फिर से उन बच्चों को बड़े प्राउड के साथ बताऊंगा, देखो इस नाम की एक बच्ची थी, एक बच्चा था जिसको मैं पढ़ाता था अपने बैच में, उसने देखो ये क्लासिफिकेशन दिया था, तो ये अब एक्सेप्टेबल है। समझे कि नहीं। क्लियर। चलो, तो अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि सर ये जो आर एच विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया, तो उसका कुछ क्राइटेरिया लिया होगा ना सर, ऐसे तो दिया नहीं होगा, सर कोई क्राइटेरिया तो होगा। तो उस क्राइटेरिया की हम लोग बात करेंगे। सर वायरस इसमें नहीं है, नहीं वायरस इसमें है ही नहीं, क्योंकि वायरस तो लिविंग ही नहीं है ना, क्लासिफिकेशन तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का किया जा रहा था ना, वायरस तो लिविंग ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे। तो फिर यहाँ पे ड्रॉबैक ही नहीं निकलेगा ना। आप पहले कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म लाओ जिसकी कैरेक्टरिस्टिक इन पांचों में से किसी के साथ तो मिलती हो, और जिसको उन्होंने गलत कहीं प्लेस्ड किया हो, समझे क्या, इधर उधर कहीं प्लेस्ड किया हो, तब ड्रॉबैक निकालोगे ना।
समझे कि नहीं? और एक एक करके मैं इन सारे पांचों किंगडम की बात करूंगा, कि जैसे किंगडम एनिमिलिया आप लोग अब तक पढ़ रहे होगे, है ना? किंगडम एनिमिलिया तो पढ़ ही रहे हो। तो इस चैप्टर में हम लोग किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, इन तीनों की बात करेंगे। और किंगडम प्लांटे जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 है। क्लियर? तो वहां किंगडम प्लांटे की बात करेंगे। और एनिमिलिया आप लोग पढ़ रहे हो तो वो चैप्टर नंबर 4 है। इज इट क्लियर? बताओ। ऑल क्लियर? चलो इसको नोट कर लिया क्या, ये बताओ, क्या इसको नोट कर लिया? चलो फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो आर एच विटेकर साहब ने क्राइटेरिया क्या लिया, ऐसे इस पर भी क्वेश्चन आता है कि विटेकर साहब का क्राइटेरिया क्या था जिसकी वजह से उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया, है ना? तो चलो क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया की बेटा मैं बात करता हूँ। द मेन क्राइटेरिया यूज्ड बाय हिम फॉर मेकिंग क्लासिफिकेशन, द मेन क्राइटेरिया used by him for making classification are, कौन सा क्राइटेरिया था? देखो बेटा, फर्स्ट ऑफ उन्होंने सेल स्ट्रक्चर की बात की। किसकी बात की? सेल स्ट्रक्चर की, वो उनका सब क्राइटेरिया था। सेल स्ट्रक्चर यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, अंडरस्टैंड? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। क्लियर? और क्या उन्होंने दूसरा किया? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि सर वो जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, उसकी उन्होंने बात की, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म की, है ना? तो इसको ना थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन मतलब वो जो सेल है उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या वो यूनिसेलुलर है, क्या वो मल्टी सेलुलर है। इज इट क्लियर? और क्या है इन्होंने लिया? मोड ऑफ न्यूट्रिशन की इन्होंने बात की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की इन्होंने बात की। ठीक है। फोर्थ, रिप्रोडक्शन इन्होंने लिया। फिफ्थ, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप लिया। सर फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है? बेटा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल विच मींस दिस सेल इज यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। क्लियर? कौन कौन सा क्राइटेरिया उन्होंने इस्तेमाल किया? सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो ना इनके पांच, इनके जो क्राइटेरिया है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि क्या ये क्या होगा ना क्वेश्चन, कि आपको फोर ऑप्शंस दे देगा और उसमें बोलेगा कि भाई चूज करो कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है,
जो मेन क्राइटेरिया है, क्या उनमें से कोई ऐसा ऑप्शन है जो उन्होंने एज अ क्राइटेरिया यूज किया था आरएचबीटी करने, कोई है क्या? या चारों ऑप्शन दे देगा, तीन तो इन्हीं में से दे देगा, ए बी सी डी, मान लो सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ए बी सी थ्री दे दिया, और फोर्थ ऑल ऑफ द अबव दे दिया, समझे क्या? तो ऑप्शन ये बना दिया। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीनिंग, बेटा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मीनिंग ये है कि हमारा किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ भी कोई संबंध है क्या, क्या हम किसी और ऑर्गेनिज्म के क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं क्या? समझे क्या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप? कि हम किसी और हमारा जो एंसेस्टर है, क्या उससे हमारा कोई रिलेशन है क्या? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन जो होता है मैन, वो क्लोजेस्ट रिलेटिव माना जाता है चिंपैंजी का, है कि नहीं? तो चिंपैंजी इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मैन। तो वो मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इज इट ओके? सबने लिख लिया? ऑल क्लियर? तो देखो, ये तो हो गया हमारा थ्री फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ना बच्चों। नेक्स्ट मैं बताता हूँ, एक सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, उसको नहीं पढ़ते हैं हम लोग, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, उसको बुक्स वगैरह में स्टडीज के लिए प्रेफरेंस नहीं दिया गया है, लेकिन क्लासिफिकेशन दिया गया था तो वो हम लोग देख लेते हैं। इसको नाम दिया गया सिक्स किंगडम सिस्टम। क्या नाम दिया गया? सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम सिस्टम कह सकते हो, इसको एक नाम से और जानते हैं, थ्री डोमेन थ्योरी। इसको थ्री डोमेन थ्योरी भी बोला जाता है, थ्री डोमेन थ्योरी। क्लियर? किसने दिया था? ये दिया किसने था? तो हमारे एक साइंटिस्ट हैं, कार्ल ऊज। कार्ल ऊज नाम के एक साइंटिस्ट हैं बच्चों, जिन्होंने इसको दिया था। ही गेव द थ्री डोमेन थ्योरी। ही गेव द थ्री डोमेन थ्योरी। क्लियर? देखो इन्होंने कैसे किया, इन्होंने ना सिक्स किंगडम लिखा है ना, आपको अब बात समझ में आ गई होगी, मतलब सर छह किंगडम बनाए इन्होंने, कितने बनाए? सिक्स किंगडम बनाए, है कि नहीं? तो देखो इन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल कैसे दिया था इन्होंने, इनका बताता हूं मैं। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स लिया, जैसे ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने थ्री डोमेन में डिवाइड किया। कितने डोमेन में? थ्री डोमेन में, यानी कि डोमेन मतलब मैं बता दूं, बच्चे कह रहे होंगे सर ये डोमेन क्या है? डोमेन मीन सुपर किंगडम कैटेगरी। इसको क्या नाम दिया गया डोमेन को? सुपर किंगडम। क्या बोला गया इसको? सुपर किंगडम। डोमेन का मतलब क्या है? सुपर किंगडम कैटेगरी, यानी कि एक एक्स्ट्रा टेक्सोनोमिक कैटेगरी है डोमेन, जिसका मतलब है सुपर किंगडम। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर?
वॉइस आ रहा है ना? वॉइस आ रहा है? हेलो? यस, देखो इन्होंने क्या किया, थ्री डोमेन दिया, थ्री डोमेन किसके बेसिस पे दिया? ऑन द बेसिस ऑफ हेलो, वॉइस को क्या हो गया? हेलो हेलो, वॉइस आ रहा है क्या? हेलो 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 बच्चों, वॉइस आ रहा है क्या? हेलो, क्लियर है क्या? वॉइस क्लियर है? ओके। तो देखो बेटा, इन्होंने किसके बेसिस पे दिया था ये? ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस ऑफ RRNA। समझे क्या? RRNA के बेसिस पे इन्होंने थ्री डोमेन थ्योरी दे दी। समझे क्या? क्योंकि देखो, मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब राइबोसोम के बारे में पढ़ाऊंगा ना, राइबोसोम, तो उसमें राइबोसोमल आरएनए जो होता है, कितने टाइप का, कैसे होता है, सब बात करेंगे। ठीक है? तो देखो, इन्होंने क्या किया, एक नया किंगडम दे दिया जिसका नाम है आर्किया। क्या नाम है? एक सुपर किंगडम बनाया, आर्किया, जिसमें इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया? आर्की बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया था ना, आर्की बैक्टीरिया, उसका अलग किंगडम दे दिया। समझे क्या? आज जो हम फाइव किंगडम में पढ़ते हैं वो मुनेरा के अंदर ही इसको पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने इसका एक अलग दे दिया था किंगडम। चलिए, क्यों दे दिया था? क्योंकि यहाँ पे ना, इस आर्की बैक्टीरिया में और मुनेरा के अंदर RNA का सीक्वेंस अलग अलग होता है। समझे क्या? दूसरा, इन्होंने सुपर किंगडम लिया बैक्टीरिया, जिसको हम किंगडम मुनेरा के नाम से जानते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? और नेक्स्ट इन्होंने किंगडम लिया यूकैरिया, सुपर किंगडम यूकैरिया। नेक्स्ट किंगडम लिया इन्होंने यूकैरिया। तो यूकैरिया के लिए इन्होंने यहाँ पे बेटा वही सारे किंगडम दे दिए। देखो, प्रोटिस्टा, माइकोटा, प्लांटे एंड एनीमिया। क्लियर है क्या? बोलो, क्लियर है क्या? समझ में आया? सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया, एक अलग से दे दिया आर्की बैक्टीरिया। और अब फाइव किंगडम में हम इसे मुनेरा के अंदर ही पढ़ने में पढ़ाऊंगे। ठीक है? क्लियर है क्या? तो ये टोटल किंगडम्स दिए गए हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करना नेक्स्ट क्लास में? हाँ, मुनेरा, किंगडम मुनेरा हम लोग स्टार्ट करेंगे। RS बेटे के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह लिए थे, उनकी बात करेंगे, सब में क्या कॉमन है, क्या कॉमन नहीं है, वगैरह वगैरह उनकी बात करेंगे। क्लियर? तो आज की क्लास में किसी बच्चे को कोई भी डाउट? आज की क्लास में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है क्या? या आज से पहले की में कोई डाउट रहा हो, उसने अपनी कॉपी में दो चीजें लिखी हैं, एनसीईआरटी में कोई डाउट रहा हो, बताओ। कैसा कैसा भी मन में कोई डाउट? तो कभी किसी को कोई परेशानी आती है, मेरा नंबर सभी के पास है, तो मुझे मैसेज कर दिया करो कि सर आप कब फ्री हैं, कब टाइम है। ठीक है? मुझसे बात कर सकते हो, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, फील फ्री करो।
पढ़ने के लिए जो हेल्प चाहिए वो मुझसे ले लो, ठीक है कि नहीं। कल मैंने एक तरीका बताया था, कल मैंने एक तरीका बताया था लर्निंग पावर बढ़ाने का, किसी ने कुछ फॉलो किया उसको? उसको फॉलो करना कुछ दिन के लिए, देखना उससे फायदा जरूर होगा ही होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलो फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।